एक संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के यशस्वी कुलपति माननीय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि विदित है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय व रक्षा उत्पाद विभाग से संबंधित हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाए जाने पर आपको पहले तो बधाई, और साथ में ये भी पूछूंगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। पहली बात तो ऐसी समितियों में स्थान मिलने पर अतिशय प्रसन्नता होती है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके माध्यम से राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा करने का हमें और अवसर मिलेगा, जिसके चलते मैं हिंदी के लिए जितना संभव हो सकेगा, जैसी मेरी क्षमता है, मैं करूंगा। मेरी इच्छा है कि राष्ट्रभाषा हिंदी दुनिया की अन्य सभी भाषाओं के बीच संपर्क भाषा बने और दुनिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा बने। अच्छा, आप सलाहकार समिति में सदस्य बन गए, इसमें आपका कार्य और दायित्व क्या क्या होगा? सलाहकार समिति के कार्य निर्धारित हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग, उससे संबद्ध अन्य विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों पर हम लोगों को विचार करना होता है और सुझाव देना होता है। सुझाव यह कि कैसे अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाए सरकारी कामकाज में। प्रयोग से ही कोई भाषा आगे बढ़ती है, उसका प्रवाह बढ़ता है और उसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या क्रमशः बढ़ती चली जाती है। जिस भाषा के प्रयोगकर्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उसी सापेक्ष उस भाषा की महत्ता भी बढ़ती चली जाती है। हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि रक्षा उत्पादन से संबंधित जहां जहां भी सरकारी कामकाज हो रहा है, उसमें हिंदी का अधिकतम प्रयोग किया जाए। आज के दौर में तकनीकी क्षेत्रों में भी हिंदी के पर्याप्त शब्द हैं जिनसे काम चल सकता है। वैज्ञानिक शब्दावली में भी हिंदी की प्रचुरता है। अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है ज्ञान और विज्ञान का जहां हिंदी के माध्यम से, हिंदी बोली के माध्यम से, हिंदी भाषा के माध्यम से, हिंदी के शब्दों के माध्यम से कामकाज न हो सके। तो हम लोग चाहेंगे कि सारे कार्य हिंदी में ही संपन्न हो। अच्छा, जैसा कि विदित है, आपकी हिंदी वर्तनी एवं उसका ज्ञान बहुत अच्छा है, जबकि आप राजनीति विज्ञान के छात्र भी रहे और शिक्षक भी रहे। इतना लंबा समय आपने राजनीति विषय पे गुजारा, फिर हिंदी कैसे? हमारा परिवेश रहा है हिंदी का। हमारे परिवार में आरंभिक दिनों में, जब मैं प्राथमिक पाठशाला में पढ़ता था, आप कह सकते हैं जब मैं प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी था, उस समय हमारे गांव में, जहां से मैं पढ़ा लिखा हूं, उदयपुर से, बहुधा रामचरितमानस का पाठ होता था, विशेषकर बरसात में। विद्यार्थी में जिज्ञासा बहुत होती है, उत्सुकता बहुत होती है, तो मैं सुनता था। बाद में जब मैं इंटरमीडिएट विद्यालय में देवरिया में रहा, तो हमारे पिताजी बहुधा कहा करते थे कि अच्छी हिंदी के लिए मानस का पारायण बहुत आवश्यक है। मैं मानस पढ़ता रहा। फिर जो माध्यम था हम लोगों के पठन पाठन का इंटरमीडिएट तक, वो हिंदी ही था। प्रयाग विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ने गया तो माध्यम अंग्रेजी हो गया, तो एक व्यतिक्रम हुआ। लेकिन हिंदी से मेरा लगाव कभी छूटा नहीं। छोटी छोटी रचनाएं मैं बाल्यावस्था से ही जब मैं पढ़ने लगा करता था, और हिंदी में, हिंदी के साहित्यकारों में, हिंदी की पुस्तकों में मेरी रुचि क्रमशः बढ़ती चली गई। इंटरमीडिएट तक मैं हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी रुचि रखता था, और हिंदी में अनिवार्य प्रश्न पत्र होता था संस्कृत का, वो भी पढ़ता था। तो उसके चलते हिंदी संस्कृत निष्ठ हो गई। लेकिन जो व्यवहार और प्रचलन के शब्द हैं, उन्हीं से मैं प्रेरित भी होता हूँ, अनुप्राणित भी होता हूँ और उनका प्रयोग भी करता हूँ। इस तरह हिंदी में मेरी रुचि बढ़ती चली गई, हिंदी में लेखन होता चला गया। सुना है कि आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2000
2020 का हजारी प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है जी। ये कि आपकी पुस्तक मन मानस में राम के लिए, जी। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रति, जिसने मुझे पुरस्कृत किया है और इस सम्मानित पुरस्कार के लिए मेरा चयन किया है। मन मानस में राम कोरोना काल में मानस पर मेरे लगभग 24 व्याख्यान हुए, उन्हीं को केंद्र में रखकर लिखी हुई पुस्तक है। भगवान राम की यात्रा किस तरह से रही, हम लोगों ने जीवन में कहाँ कहाँ उनसे प्रेरित होकर के कार्य किया और कहाँ कहाँ भी बहुत सारे कार्य किए जाने हैं। राम हमें निरंतर अनुप्राणित करते हैं। हमारे यहाँ संबोधन में भी राम राम कहा जाता है। राम से यात्रा शुरू होती है और राम के साथ ही यात्रा पूर्ण होती है। हमारे जीवन में सर्वत्र राम ही राम है, इसलिए राम को मन में रखना, चिंतन में रखना, अपने साथ उस शब्द को लेकर के चलना एक बल प्रदान करता है, एक कवच के रूप में साथ रहता है। इसलिए मैं इस विषय में बहुत सोचता रहता हूँ और उसी सोच का प्रतिफल यह पुस्तक है। मुझे खुशी है इस बात की कि जो निर्णायक लोग थे उन्होंने इस पुस्तक को पसंद किया। मुझको लगता है कि इस पर हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, तो विस्तार से चर्चा फिर कभी होगी। लेकिन हाँ, ये सुनने में भी आया है इसके पहले भी आपको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इसके पहले मेरी एक पुस्तक राजनीति विज्ञान के नवीन पक्ष पर गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से अलंकृत किया। यह पुस्तक राजनीति के क्षेत्र में मौलिक रचनाओं पर जो छात्रोपयोगी हो दिया जाता है, उसके लिए मेरा चयन हुआ। राजनीति विज्ञान के बहुत से पक्ष हैं, सामयिक भी हैं, भविष्य के लिए दिशा निर्देश तय करने वाले भी हैं और कुछ शाश्वत प्रश्न भी हैं राजनीति के। उन्हीं को ध्यान में रख करके मैंने यह पुस्तक लिखी और यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मैं कह सकता हूँ सौभाग्य है। तो उस पुस्तक को भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने पुरस्कृत किया। अच्छा, आपके अंदर इतनी सकारात्मक शक्ति कैसे है? आप राम पे भी लिखते हैं, राजनीति विज्ञान पे भी लिखते हैं, बोलते तो खैर हम सभी सुन रहे हैं अभी, तो ये सकारात्मकता आपके अंदर ये कहां से आती है एनर्जी? ऊर्जा परिवेश से प्राप्त होती है, ऊर्जा दायित्व बोध से प्राप्त होती है और ऊर्जा संकल्प से प्राप्त होती है। यह सब मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं। विशेष करके ऊर्जा तब मिलती है जब मुझे लगता है कि निरंतर सकारात्मक कार्य करना है। ऊर्जा तब मिलती है जब लगता है कि हमें समाज के लिए करना है, जिस संस्था में है उसके लिए करना है, जिस व्यवस्था में है उसके लिए करना है। ऊर्जा तब बनी रहती है जब मुझे लगता है उन लोगों के लिए करना है जिनकी मुझसे अपेक्षाएं हैं। यह जो अपेक्षा भाव है, अपेक्षा का बोध है, यह हमें निरंतर ऊर्जा प्रदान करती है। यह लगता है कि अगर आदमी में थकान आने लगे तो उसके कार्य करने की क्षमता पर ग्रहण लग जाता है। इसलिए मैं कभी थकान के बारे में सोचता नहीं। मुझे लगता है कि जब तक चैतन्य हूं तब तक मुझे कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और यह करते रहने का भाव लोक हित में होना चाहिए। लोक हित मेरी चिंता का एकमात्र विषय है, जिसको ध्यान में रख करके मैं बहुत कार्य करता हूँ, लिखता हूँ और संवाद। मतलब आपकी लेखनी की जो प्रेरणा है वो जनमानस है, क्योंकि अभी तक आपकी 28 पुस्तकों का विमोचन हो चुका है, 28 पुस्तकें आप लिख चुके हैं। साथ ही साथ आप प्रतिदिन अखबारों पत्रिकाओं के लिए लिखते रहते हैं। मतलब आपकी कलम आप ही की तरह थकती नहीं है। क्योंकि इस कलम को पता है कि कलम के कारण ही मेरी पहचान बढ़ती है और जो मेरे भाव हैं लोकहित के वे स्वीकृत होते हैं, समादृत होते हैं। इसलिए लेखनी थकती नहीं। एक शिक्षक की, एक लेखक की अभिव्यक्ति का बायस होती है लेखनी, और उसी लेखनी के माध्यम से ही लोग जानते हैं सभी के मन में एक लेखक है, सभी के अंदर एक विचारक है।
लेकिन बहुत सब लोग ऐसा नहीं करते। कलम धन्य बनाती है व्यक्ति को, जब वह चलती है तो मन के सारे भावों को सामने रखती है। इसलिए लेखनी का थकना तो संभव ही नहीं है, और लेखनी ही लेखक के लिए शुभ ग्रह भी है, कारक भी है, और लेखकत्व प्रवृत्ति का कारण भी है। इसीलिए लेखनी थकती नहीं है। मुझे बहुत कुछ बोलना भी होता है, जहां से लोगों की अपेक्षा होती है कि मेरे लिए लेख चाहिए, वहां लिखना भी होता है। आप जानते हैं कि पद के दायित्व बड़े होते हैं, और इस दायित्व के निर्वहन के साथ साथ लेखन कर लेना थोड़ा कठिन होता है। हर व्यक्ति के पास एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं, मेरे पास भी नहीं होते, लेकिन मैं अपने विशेष समय में से कुछ समय लिखने के लिए ले लेता हूँ, बोलने के लिए ले लेता हूँ, सोचने के लिए ले लेता हूँ। उसी में मेरी लेखनी मेरी मदद करती है, और लेखनी के सहयोग के कारण ही मैं आज जहाँ हूँ आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। एक संवाद में आज का आखिरी सवाल कि आपका इस समय कार्य क्षेत्र रेवा खंड है, आप वहाँ कुलपति हैं जनजाति विश्वविद्यालय के, भारत का एकमात्र पहला विश्वविद्यालय। तो आप रेवा खंड के बारे में क्या कहेंगे, और विश्वविद्यालय के इतने बड़े दायित्व का आप निर्वहन किस तरह से कर रहे हैं? लेखनी भी हो रही है, संवाद भी हो रहा है, और साथ में आप दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। स्कंद पुराण में रेवा खंड के बारे में विस्तृत चर्चा है, और आप सभी ने सनातन व्यवस्था में सत्यनारायण की कथा जरूर सुनी। सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण में इसी रेवा खंड को केंद्रित करके कहा गया है। रेवा खंड ऊर्जा का क्षेत्र है। रेवा मां नर्मदा का क्षेत्र है, जिन्हें शिव तनिया कहा जाता है। अमरकंठ शिव यही है। मां नर्मदा एक ऐसी नदी है जिनका दर्शन किया जाता है, जिनकी परिक्रमा की जाती है, ऊर्जा से परिपूर्ण, जो निरंतर सौभाग्य का आशीर्वाद देती है और महिलाओं को सुहाग का आशीर्वाद देती है। ऐसी नदी दुनिया में कहीं नहीं। यह पूरा क्षेत्र ही रेवा खंड, जो मां नर्मदा का खंड है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। यहाँ आने पर आप बाहर से अगर आ रहे हैं तो अचानक आपको लगेगा, जैसे इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, कि आपके शरीर में ऊर्जा की एक नई लहर आ गई है। इसलिए स्पंदन का क्षेत्र है, जिसे हम रेवा खंड कहते हैं, जहाँ प्रचुर मात्रा में वनौषधियां हैं, वनोपज है, कंदमूल है, सूखे फल हैं, अद्भुत फल हैं। इस क्षेत्र में हम लोग काशी क्षेत्र के हैं, और काशी में जो संबोधन चलता है, वहाँ हर हर गंगे संबोधन चलता है। पहले शिव फिर माँ गंगा। यह वह क्षेत्र है जहाँ नर्मदे हर चलता है। पहले माँ नर्मदा फिर प्रभु शिव। ये महत्व है। नर्मदा क्षेत्र में जो शिवलिंग निकलते हैं, मनुष्य तो मनुष्य, जो शिवलिंग निकलते हैं वह स्वतः प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। दुनिया के किसी भी मंदिर में उनको स्थापित करिए तो उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, तो स्वतः प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। यह इस क्षेत्र का महत्व है। तो इस क्षेत्र में कुलपति पद के दायित्व का निर्वहन तो बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि माँ नर्मदा का आशीर्वाद मिलता रहता है। माँ नर्मदा की छत्र छाया में उनके आशीर्वाद से अभिसंचित व्यक्ति हमेशा शुभ करे, यही भाव सबके मन में होना चाहिए। वही भाव लेकर मैं भी यहाँ पर हूँ कि मैं केवल शुभ कार्य करूं, सबके लिए अच्छा कार्य करूं और बिना थके कार्य करूं। मेरा दायित्व अपने पद के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, उन लोगों के प्रति जिनके कारण मैं यहाँ आया हूँ, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति हूँ, यही मैं रखता भी हूँ। मां नर्मदा से निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने दायित्वों के निर्वहन में सफल रहूं। नर्मदे हर के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी लेखनी एक सुपरिचित हस्ताक्षर बन चुकी है, और आप अपने कार्य में लगातार आगे बढ़े। हमारी पूरी टीम की आपको इस तरह की शुभकामनाएं। इसके साथ ही धन्यवाद। अगला कार्यक्रम एक संवाद में आप देखना नहीं भूलिएगा, जो कि बिरसा मुंडा पर आधारित होगा, और हमारे बीच पुनः माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी उपस्थित होंगे।
धन्यवाद।